हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईवीएस के टॉप प्रश्नों को देखेंगे जो कि पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित है। और दोस्तों, सीटेट का जो लेवल होता है वो टेट से थोड़ा अलग होता है। आज हम देखेंगे कि सीटेट में किस तरह से ईवीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक झाड़ी का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है तुलसी, बरगद, बी ऑप्शन कह रहा है गेहूं, सी कह रहा है नींबू और डी ऑप्शन कह रहा है अमरूद। अगर हम झाड़ी की बात करें दोस्तों, तो झाड़ी के अंतर्गत गुलाब हो गया, तुलसी, बेर, नींबू, ये सभी झाड़ी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप ए ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ तुलसी के साथ बरगद जुड़ा हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नींबू। नींबू जो है यह एक झाड़ी का उदाहरण है। दूसरा प्रश्न है, किस पेड़ की छाल का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। आपके ऑप्शन है पीपल, बरगद, खेजड़ी, डेजर्ट ओक। अगर हम दोस्तों देखें, खेजड़ी का वृक्ष जो होता है उसके छाल का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है भारत के राजस्थान में। और दोस्तों, किस जिले में पाया जाता है, तो यह जिला है जोधपुर। और दोस्तों, ये भी आप फैक्ट याद रखिए कि यह मटर कुल का पौधा है। और दोस्तों, इसका प्रयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है, लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर के रूप में किया जाता है और छाल का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, कौन सा जीव आवाज नहीं सुन सकता है लेकिन अपनी त्वचा के माध्यम से कंपन महसूस करके प्रतिक्रिया करते हैं। आपके ऑप्शन है मछली, चूहा, सांप, खरगोश। तो दोस्तों, सांप ऐसा जीव है जो कि आवाज को नहीं सुन सकता है लेकिन अपने त्वचा के माध्यम से कंपन महसूस करके प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, अगर हम सांप की बात करें तो भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। और अगर हम उसके दांतों की बात करें तो सांप के 2 दांत पाए जाते हैं जो कि खोखले होते हैं। और दोस्तों, एक और फैक्ट याद रखिए कि किंग कोबरा ऐसा सांप है जो कि अपने लिए घोंसला बनाता है। चौथा प्रश्न है, किस भारतीय शहर को दुनिया का योग राजधानी माना जाता है। आपके ऑप्शन है नैनीताल, मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश। तो दोस्तों, अगर हम दुनिया के योग की राजधानी की बात करें तो यह माना जाता है ऋषिकेश को। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम योग दिवस की बात करें तो योग दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगर हम बात करें प्रथम बार योग दिवस कब मनाया गया, तो प्रथम बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। और यह किसकी सहमति से मनाया गया, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो यह संयुक्त राष्ट्र सभा की सहमति से मनाया गया। पांचवा प्रश्न है, लिंगहू फेन कहाँ की पसंदीदा डिश है। आपके ऑप्शन है असम, मेघालय, हांगकांग, उड़ीसा। तो दोस्तों, लिंगहू फेन क्या है। लिंगहू फेन सांप से बना एक व्यंजन है जो कि हांगकांग के लोग इसे बहुत ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि लिंगहू फेन हांगकांग की पसंदीदा डिश है। छठा प्रश्न है, पोचमपल्ली एक गांव है जो विशेष कपड़े के लिए प्रसिद्ध है जिसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है। यह गांव का एक हिस्सा है। तो यह किस गांव का एक हिस्सा है, आपको बताना है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। दोस्तों, आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी पोचमपल्ली की बात आए तो पोचमपल्ली के लिए जो कपड़ा प्रसिद्ध है वह है साड़ी। आपको ये जरूर से जरूर याद रखना है। और यह किस गांव का हिस्सा है, तो यह तेलंगाना का हिस्सा है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग हो चुका है। और अगर वहीं पर दोस्तों बात करें हम कि प्रश्न पूछ ले कि जामदानी पहनावा कहाँ का है, तो जामदानी पहनावा पश्चिम बंगाल का है।
अगर वहीं पर प्रश्न पूछ ले पटोला कहाँ का मशहूर पहनावा है, तो पटोला जो है यह गुजरात का मशहूर पहनावा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 7वां प्रश्न है, एक किसान अपने खेत में अधिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करके बार बार धान की फसल उगा रहा है। इस क्रिया के कारण उसके खेत की मिट्टी डॉट 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 हो जाएगी। दोस्तों, अगर एक किसान है वो अपने खेत में बार बार एक ही फसल को उगा रहा है, एक ही फसल का उत्पादन कर रहा है और अधिक से अधिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का भी प्रयोग कर रहा है, तो इस क्रिया के कारण उसके खेत की मिट्टी क्या हो जाएगी आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, जुताई के लिए उपयुक्त हो जाएगी, या फिर बंजर हो जाएगी, या धान की फसल हेतु उपयोगी हो जाएगी, या फिर सभी फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी। तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि अगर किसान बार बार धान की फसल उगा रहा है, उसमें उर्वरक का प्रयोग अधिक कर रहा है, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा है, तो पूर्णतया उसके खेत की मिट्टी जो है वो बंजर हो जाएगी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसान को चाहिए कि एक बार में एक ही फसल उगाए, अपने खेतों में बदल बदल कर फसलों को उगाए, जिससे कि उसकी मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनी रहे। 8वां प्रश्न है, किन जीवों की सूंघने की क्षमता अधिक होती है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कह रहा है भालू चूहा शेर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कुत्ता भालू बिल्ली, तीसरा कह रहा है कुत्ता चीता सांप, और चौथा कह रहा है सांप गाय भैंस। तो दोस्तों, अगर हम सूंघने की क्षमता की बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा सूंघने की क्षमता जो होती है वो होती है कुत्ते में, भालू में और बिल्ली में। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम जानवरों में बात करें तो जानवरों में बाघ की सूंघने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के पकवानों में कचनार के फूल की सब्जी और सहजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर गोवा, उत्तर प्रदेश बिहार, महाराष्ट्र गोवा। तो दोस्तों, अगर हम कचनार के फूलों की बात करें कि कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है, तो यह खाई जाती है उत्तर प्रदेश में। अगर हम सहजन के फूल के पकौड़े की बात करें कि यह कहाँ खाया जाता है, तो यह खाया जाता है महाराष्ट्र में। तो इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। 10वां प्रश्न है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। आपके ऑप्शन है सनबर्ड, कौवा, बारबेट, इंडियन रॉबिन। तो दोस्तों, छोटे से शाखा से या पेड़ से लटकने वाले घोंसले जो बनाते हैं पक्षी, वह होते हैं आपके सनबर्ड। इसे हम सूर्य पक्षी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौवा की बात करें तो कौवा सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। 11वां प्रश्न है, उमियाम झील या बारापानी झील किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा। तो दोस्तों, अगर हम उमियाम झील या बारापानी झील की बात करें तो यह अवस्थित है आपका मेघालय में। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और मेघालय की राजधानी जो है वह है शिलांग। और दोस्तों, गारो खासी जयंतिया यहाँ की जनजाति भी हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछ भी चुका है कि गारो खासी जयंतिया कहाँ की जनजाति हैं। तो गारो खासी जयंतिया यहाँ की जनजाति हैं और यहाँ की पहाड़ी भी है। और दोस्तों, मेघालय जो है यह भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। 12वां प्रश्न है, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है वेनिस, वियना, दिल्ली, टोक्यो। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ओजोन परत संरक्षण की, तो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वह हुआ था वियना में। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वियना जो है यह ऑस्ट्रिया से संबंधित है और 1985 ईस्वी में ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था। और दोस्तों, अगर हम ओजोन दिवस की बात करें कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है।
13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स की बीमारी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि कोयले की खदान में काम करने वाले मजदूरों की, तो कोयले की खदान में जो काम करते हैं या फिर सीमेंट के फैक्ट्री में जो काम करते हैं, उनके फेफड़े जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अगर वहीं पर बात करें हम, कोरोना हो गया, निमोनिया हो गया, टीवी, अस्थमा, इसमें भी लंग्स डैमेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर उस बीमारी को कहा जाता है, तो उस बीमारी का नाम क्या है? तो उस बीमारी का नाम है क्लोम गोलार्ड रुग्णता। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है और उसका एक और नाम है जिसे हम क्लोम गोलार्ड रुग्णता के नाम से भी जानते हैं। 14वां प्रश्न है, जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है वेनिस, रोम, जेनेवा, पेरिस। तो दोस्तों अगर हम जैव विविधता की बात करें तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है वह पाई जाती है केरल में। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के चेन्नई में इसका काम होता है। और अगर हम बात करें कि यह अधिनियम कब आया, तो यह अधिनियम 2002 में आया। अगर हम बात करें कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और अगर हम इसके अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय की बात करें तो इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय रोम में है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना हुई? आपके ऑप्शन है काजीरंगा, पलामू, रणथंभौर, गिर। तो दोस्तों अगर हम 1932 की बात करें तो भारत की पहली बाघों की जनगणना कहाँ हुई थी, किन जंगलों में हुई थी? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पलामू में, क्योंकि पलामू जो है वह झारखंड में पड़ता है। और अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं वह इंडिया में। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और प्रथम बार जनगणना जो हुई थी वह झारखंड में हुई थी, पलामू में। और दोस्तों अगर इनके संख्या की बात करें कि बाघों की संख्या कितनी है, तो 3167 बाघों की संख्या है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। 16वां प्रश्न है, सर्दी खांसी के लिए उपयोग किए जाने वाले हर्बल चाय में कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है नीम राय, नीम तुलसी खेजड़ी, हींग तुलसी शहद या तुलसी हल्दी अदरक। तो दोस्तों अगर हम चाय की बात करें जो सर्दी खांसी के लिए जब बनाया जाता है तो उसमें कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तुलसी, हल्दी और अदरक। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है और जल जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है, यह कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तरकाशी में, दार्जिलिंग में, धर्मशाला में या फिर ऊटी में। तो दोस्तों अगर हम बात करें नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की, तो यह स्थित है आपका उत्तरकाशी में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें पके भोजन खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। कौन सा कारक पके भोजन को बेकार करने में जिम्मेदार होता है? आपके ऑप्शन है कीट, विषाणु, फफूंद, जीवाणु। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो जीवाणु होते हैं वह पके भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम
लंबी अवधि तक पके भोजन को खुला छोड़ देते हैं तो उसमें जीवाणु उस भोजन को नष्ट करने लगते हैं, भोजन खराब होने लगता है। कुछ जीवाणु हमारे लिए सही भी होते हैं और कुछ जीवाणु बेकार भी होते हैं। अच्छे जीवाणु कौन होते हैं? तो अच्छे जीवाणु जो कि दूध में होते हैं, दही में होते हैं, छाछ में होते हैं, ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं। 19वां प्रश्न है, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक हैं? आपके ऑप्शन हैं जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर सभी के। अगर हम बात करें दोस्तों लाइकेन की, लाइकेन वायु प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वहीं पर हम बात करें ग्रीन मफलर की, तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। 20वां प्रश्न है, रेडियो तथा संचार किस मंडल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो दोस्तों अगर हम बात करें क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल में मौसम परिवर्तन होता है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है। और अगर हम आयन मंडल की बात करें तो आयन मंडल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर रेडियो तथा संचार से यह मंडल संबंधित है। यहाँ पर रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं पर अगर हम बात करें समताप मंडल की, तो समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। और मध्य मंडल की अगर हम बात करें तो मध्य मंडल को ठंडी परत के नाम से जाना जाता है और यहीं पर उल्का पिंड नष्ट होते हैं। 21वां प्रश्न है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। अगर दोस्तों हम बात करें कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य की, तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह बहराइच में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 22वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं पट हुचिंग्स, रसेल कार्सन, अमृता देवी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें साइलेंट स्प्रिंग के लेखक की, तो इसके लेखक हैं रसेल कार्सन। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रसेल कार्सन हैं। 23वां प्रश्न है, त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। सी ऑप्शन कह रहा है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। डी कह रहा है दिवाली, शिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। तो दोस्तों दिवाली वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा क्योंकि दिवाली जो है वो अमावस्या को मनाई जाती है। अब आप ये ध्यान में रखिए कि जो पूर्णिमा को मनाया जाता है वही ऑप्शन आपको चूज करना है। तो पूर्णिमा को आपका मनाया जाता है होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह दर्शाता है। यह क्या दर्शाता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। सी कह रहा है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। डी कह रहा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो दोस्तों अगर हम बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए उनको अवसर देते हैं, समय देते हैं, तो वो अगर बच्चा करके सीखता है तो यह दर्शाता है कि वह पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां और लास्ट प्रश्न है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। वीवर, मोर, कौवा, कोयल, इनमें से कौन सा दूसरों से भिन्न है? आपके ऑप्शन है मोर, कोयल, वीवर, कौवा। तो दोस्तों इनमें से कौन दूसरों से भिन्न है आपको वही बताना है। तो इनमें कोयल भिन्न है क्योंकि कोयल घोंसला नहीं बनाती हैं और पक्षी घोंसला बनाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों अगर आप एक लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है
और आगे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।